अगर आज स्ट्रेंथ कम रहने वाली है क्या स्टूडेंट्स की भाई, कोई विशेष कारण? हम्म। None of these lines get अच्छा देखो, तो मैं वो जो एक क्वेश्चन की यहाँ पर बात आ रही थी उसको पहले समझा देता हूँ। इंटेंसिटी वाला क्वेश्चन था, है ना? तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और एक और दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, और एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है वो लेंस 1 पे आकर के इंसिडेंट होता है, और हमने इन दोनों को एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर्स की दूरी पर रख दिया था। तो क्या हुआ कि पहले लेंस ने 20 सेंटीमीटर पर रेस को कन्वर्ज करवा दिया, और फिर ये रेस जो हैं, लेंस 2 को ऐसा लगा कि उसके माइनस एक्स से रेज आ रही हैं, तो उसने इन रेस को पैरेलल बीम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो भाई, बात क्या है कि ये जो इंसिडेंट बीम था, ये मैं मान रहा हूं कि ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बीम था, सिलेंड्रिकल बीम था, है ना? तो जो ट्रांसमिटेड बीम है वो भी सिलेंड्रिकल टाइप का ही रहेगा। इंसिडेंट बीम की डायमीटर ज्यादा है, ट्रांसमिटेड बीम की डायमीटर कम है, राइट? इसको हम D1 कहें, इसको D2 बोल सकते हैं। और ये दोनों ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल बनेंगे ए
PB and CPD, they are similar triangles. तो इसकी वजह से क्या होगा बेटे, AB और CD का जो रेशो है, ये डिस्टेंस 20 है, ये वाली डिस्टेंस 5 है, तो AB और CD का रेशो कितना हो जाएगा, AB अपॉन CD का रेशो विल बी 20 अपॉन 5, दैट इज 4:1। अब देखो इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, और पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय, अब जो एनर्जी पर यूनिट टाइम इंसिडेंट बीम से आ रही थी, वही एनर्जी पर यूनिट टाइम इस रिफ्लेक्टेड बीम में भी जा रही, ठीक है बेटे। तो इंटेंसिटी I2, इसमें इंटेंसिटी I2 बोलता हूँ, पहले इंटेंसिटी I1 थी, पावर दोनों का सेम है, तो P डिवाइडेड बाई A2 डिवाइडेड बाई P डिवाइडेड बाई A1, तो ये आ जाएगा A1 बाई A2 का रेशो, और एरिया को लिख सकता हूँ डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो ये D1 स्क्वायर बाई D2 स्क्वायर आ जाएगा, तो 16:1 का। ये बात समझ में आती है बेटे। देखो ये क्या है बच्चों, जो दोस्त हु हैव जस्ट ज्वाइंट, मैं उनको बता दूं कि हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था, दो लेंसेज वाला, कि पैरेलल बीम आकर के वापस पैरेलल बीम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड बीम की इंटेंसिटी का रेशियो हमें पता लगाना था, राइट। तो वो हमने कैलकुलेट किया। अच्छा एक डाउट आया सर, इंटेंसिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिटवीन द लेंसेज, बिटवीन द लेंसेज का मतलब क्या है बेटे, देखो बिटवीन द लेंसेज क्या है, इंटेंसिटी वेरी होती जा रही है, जैसे ये ए बी से लेकर के पी तक जब ये बीम जा रहा है, तो कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, सेम पावर कम एरिया में आती जा रही है, तो क्या होगा, ए से लेकर पी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो बीम की इंटेंसिटी वेरिएबल है, बढ़ती जा रही है, राइट। पैरेलल बीम में इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फिर एक बार सीडी से निकलने के बाद फिर इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई, है ना। देखो ध्यान दो, तुमने ये बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा, एरिया कैसे लिखे बेटे, एरिया इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। एरिया, सर्कल का एरिया कैसे लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, आर को D/2 लिख दिया, आर को लिख दिया कितना, डायमीटर बाई 2, तो ये हो गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया लिखा, इस सर्कल की जो डायमीटर है वही ए बी, यहाँ पे जो सर्कल बना उसकी डायमीटर क्या है बेटे, उसकी डायमीटर है सी डी। अभी क्लियर हुआ बच्चों ये, इस पावर सेम फॉर बोथ, यस, है ना। अच्छा, हो सकता है कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि सर पावर तो 1/f होती है, दोनों के लिए सेम कैसे हुई। देखो 1/f जो होती है ना, वो अलग पावर है, 1/f की यूनिट्स क्या होती हैं, वो एक तरीके की ऑप्टिकल पावर, उसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल पावर, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L इनवर्स, या SI यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, मीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पर जिस पावर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जिस पावर की मैं बात कर रहा हूँ, वो पावर क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम वाली पावर है, इसकी यूनिट क्या है, वॉट।
या जूल पर सेकंड? तो ये वाली पावर दोनों के लिए सेम है। अरे ऑप्टिकल पावर बताया था ना हमने तुम्हें, 1/f होता है। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ऑप्टिकल पावर मिलती है ना, 1/f। यहाँ जिस पावर की इस फॉर्मूले में बात कर रहा हूँ वो कौन सी पावर है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर। अच्छा देखो, ऑप्टिकल पावर का सिंपल सा कंसेप्ट ये होता है, वो एक पहली बात तो लेंस के लिए डिफाइन की जाती है ना। और ऑप्टिकल पावर को पी सिंबल से डिनोट करते हैं। ये बराबर होता है 1/f के, वेयर f इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब अगर फोकल लेंथ, अच्छा इसमें भी क्या है, यूनिट्स का हमें ऐसे ध्यान रखना होता है कि पावर अगर आपको कैलकुलेट करनी है इन डायोप्टर्स, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, 1/फोकल लेंथ इन मीटर लिखना पड़ेगा। जैसे कोई हमसे कहे कि अ लेंस हैज फोकल लेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पावर इन डायोप्टर्स। तो पावर क्या हो जाएगी इसकी बेटे, 1/20, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देता, तो ये हो जाएगा 100/20 यानी +5। कन्वर्जिंग लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, इसका मतलब उसकी पावर भी पॉजिटिव हो। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है बेटे, नेगेटिव, तो इसका मतलब उसकी पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव ही उसकी पावर भी होगी। पावर मीटर में नहीं होगा, पावर की यूनिट होगी मीटर इनवर्स। पावर की क्या यूनिट होगी, मीटर इनवर्स। 1/f होता है ना, एफ इन मीटर्स, तो मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को हम क्या लिख देते हैं, डायोप्टर। मीटर इनवर्स को डायोप्टर भी लिख सकते हैं। these are SI यूनिट ऑफ। देखो ये वही पावर है जब हम, जो हमारा स्पेक्स यूज करते हैं, है ना, स्पेक्स की पावर होती है ना -1.5, -0.5, +0.5। तो ये ये वही वाली पावर, जैसे अगर कोई हमसे कहता है कि भाई आई यूज स्पेक्स ऑफ पावर -0.5, तो बेसिकली वो क्या होता है, -0.5D होता है। तो इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, आई के रिलेटेड भी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। फोकल लेंथ हो जाएगी 1/-0.5 मीटर, तो कितना हो जाएगा बेटे, -2 मीटर, या कितना, -200 सेंटीमीटर। हाँ, तो नेगेटिव पावर का स्पेक्स मतलब क्या है, डाइवर्जिंग लेंस यूज हो रहा है। ये बात समझ में आई बच्चों, पावर का इतना सा ही कंसेप्ट। अच्छा अब देखो,
लेंस से रिलेटेड हमें अब कुछ और बातें और भी करेंगे हम, है ना। जैसे क्या है, कौन हमने ये कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स के केस में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, 1 2 3। क्या क्या था? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। ऑब्जेक्ट अगर -f पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे बनती है। ऑब्जेक्ट अगर -2f पे होता है तो इमेज +2f पे। ये 3 केसेस हमने पढ़े थे बच्चों। प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं कुछ बच्चे, ये रहा भाई प्रीवियस पेज। देखो बेटे, ये ऐसा, ठीक है। ये 3 केसेस पढ़े थे। अच्छा, मेंस के शीट का डिस्कशन हमारा बाकी है। तो मेरे को बच्चों क्या है, इट शुड टेक अराउंड 20 मिनट्स। 7:10 पर मेरे को रिमाइंड कर देना, हम मेंस का शीट डिस्कशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। 7:10 PM। ओके, अभी 6:25 हो रहा है, लगभग 45 मिनट्स राउंड। अब देखो बाकी, ये दिस इज कॉमन फॉर ऑल लेंसेज। ये जो कंसेप्ट हमने 3 क्रिटिकल पोजीशन पढ़ी है, दिस इज कॉमन फॉर कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉनकेव, ठीक है। इसके अलावा एक बात और ध्यान दो कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट अबव फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? -1/v² dv/dt प्लस 1/u² du/dt, this is equal to 0. That means
dv बाई dt बराबर होगा किसके, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू du बाई dt। v क्या है बेटे, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, u इज x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो dv बाई dt को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और du बाई dt क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेंस। और देखो क्या है, ये जो इन दोनों का रेशियो आ रहा है ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है, dv by dt and du by dt will always have same signs, dv by dt and du by dt will always have same signs। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि along optical axis the object and image will have velocities in same direction। Along optical axis, object and image will have velocities in same direction। ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग बात करें तो ऑब्जेक्ट और इमेज की जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम डायरेक्शन में होंगी। ये बात समझ में आती है बेटे? अच्छा, ये जो फॉर्मूला है इसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कैसे, dv इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी, जहां पर dv एंड du क्या हो जाएंगे, स्मॉल डायमेंशंस ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट along principal axis, where dv and du are small lengths along optical axis, where dv and du are small lengths along optical axis। स्मॉल लेंथ किसके कंपैरिजन में, फोकल लेंथ के कंपैरिजन में। कम से कम 10 के फैक्टर से कम होना चाहिए, फोकल लेंथ 10 हो तो ये 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर जो है वो एक तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर विल बी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है, longitudinal magnification is a square of transverse magnification। अब देखो क्या होगा, let us consider a converging lens। converging lens मतलब ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है। इस लेंस के साथ क्या होगा बेटे, कुछ क्रिटिकल पोजीशंस को मैं मार्क करता हूं, -2f, -f, f एंड ऐसा।
हो गया बेटे, ये वाला पेज पे सबने नोट कर लिया? ओके, v बाई यू का होल स्क्वायर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, है ना? दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। देखो, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट मान लो है कहाँ पर? 2f पर, -2f पर। तो इमेज कहाँ पे बनेगी? +2f पर, ठीक है? और मैग्निफिकेशन -1 आ जाएगा इस केस, ठीक है? अब देखो, यहां से ऑब्जेक्ट को मैं लेफ्ट में लेके जाता हूं, यहां से ऑब्जेक्ट को लेके जाता हूं लेफ्ट में। तो हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो इमेज भी लेफ्ट में आएगी। और जब तक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा तब जाकर के इमेज कहाँ पे पहुंचेगी? ये इस +f पर इमेज पहुंचेगी, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा -∞ से -2f के बीच में, तो इमेज कहाँ से कहाँ मूव करेगी बेटे? इमेज मूव करेगी f से 2f के बीच, राइट? और इस केस में ये जो इमेज बन रही है, ये कैसी इमेज होगी बच्चों? दिस विल बी अ रियल इमेज। ऑब्जेक्ट भी रियल है, इमेज भी रियल है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और क्योंकि इमेज डिस्टेंस कम है तो इसलिए डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, ठीक है? अच्छा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करवाता, राइट साइड में, -2f से राइट में मूव करवाता, तो इमेज भी +2f से राइट में मूव करती। और ऑब्जेक्ट जब -2f से f पे, -f पे पहुंच जाता, -2f से -f पे पहुंच जाता, तो इमेज जो है वो 2f से इंफिनिटी तक पहुंच जाती कि नहीं पहुंच? उस केस में इमेज 2f से, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट -f पे होता है तो इमेज इंफिनिटी पे हो जाती है। इस केस में भी क्या हो रहा है? इमेज बन रही है रियल और बन रही है इन्वर्टेड, लेकिन इस केस में एनलार्ज्ड इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ठीक है? अब देखो, ऑब्जेक्ट यहां तक आ गया और हम बोल रहे हैं कि इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पर इमेज बन रही है। अब हमने तो पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट अब अगर और राइट में जाए तो इमेज को और राइट में जाना पड़ेगा। अब इन्फिनिटी तक तो ये ऑलरेडी है, और राइट में जाने का क्या मतलब है अभी? तो एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इस -f और पोल के बीच में लाओगे, इस तरफ जैसे ही ऑब्जेक्ट को लाओगे, इमेज सीधे कहाँ पे बन जाएगी? -∞ पे बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बनने लग जाएगी। क्या होगा? -f से जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे, इमेज -∞ पे बनने लग जाएगी। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट -f से पोल तक आएगा या ऑप्टिकल सेंटर तक आएगा, इमेज -∞ से चलते चलते ऑप्टिकल सेंटर तक आ जाएगी या पोल तक आ जाएगी। इस केस में क्योंकि इमेज लेंस के पीछे बन रही है और रिफ्रैक्टेड रेस तो आगे चली गई, तो ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। और देखो, इमेज की डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, इसका मतलब इरेक्ट इमेज बनेगी। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो हमेशा इरेक्ट ही होगी। और क्योंकि इमेज डिस्टेंस ज्यादा है तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड।
इन तीनों केस में ऑब्जेक्ट कैसा था बेटे हमारे पास? रियल ऑब्जेक्ट। तो एक कन्वर्जिंग लेंस जो होगा, एक कन्वर्जिंग लेंस वो रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेजेस भी बना सकता है और वो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज भी बना सकता है। वर्चुअल इमेज हमेशा एनलार्ज्ड ही बनेगी, लेकिन रियल की रियल बन रही है तो डिमिनिश्ड भी बन सकती है और एनलार्ज भी बन सकती है। रियल की रियल इन्वर्टेड होगी, रियल की वर्चुअल इरेक्ट बनेगी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को वर्चुअल बना दिया, ऑब्जेक्ट को कैसा बना दिया? वर्चुअल। तो आप भले ही पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखो, पोल से इन्फिनिटी के बीच में, इमेज जो है वो हमेशा पोल से फोकस के बीच में ही बनती रहेगी और हमेशा इरेक्ट बनेगी। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, सॉरी, हमेशा रियल बनेगी और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इरेक्ट बनेगी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है, इमेज डिस्टेंस कम है, इसलिए डिमिनिश्ड। इसका मतलब क्या है? अ कन्वर्जिंग लेंस will always form real diminished image of a virtual object. रियल डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा हमेशा किसकी? एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा रियल और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाए। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की वो रियल भी इमेज बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है। देखो ये इसका नेचर से ही अपन बोल सकते हैं। देखो क्या है, ये कन्वर्जिंग लेंस है बेटे। इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया ऑलरेडी एक कन्वर्जेंट बीम इस पर आपने इंसिडेंट किया। ऑलरेडी कैसा बीम इंसिडेंट किया है? कन्वर्जेंट बीम आपने इस पे इंसिडेंट किया। तो ये तो कन्वर्जेंट बीम को और कन्वर्जिंग में कन्वर्ट करता है। ये तो कन्वर्जेंट बीम को क्या है? और कन्वर्जिंग बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? रियल इमेज। ये बात समझ में आती है? एक बात हम और बोल सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज formed by a converging lens of focal length f is equal to 4f. Minimum distance between real object and its real image formed by converging lens of focal length f is equal to 4f. देखो ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट माइनस इन्फिनिटी पर है तब उसकी इमेज बन रही है f पर। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो गई। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेंस की तरफ आ रहा है, लेकिन इमेज f से लेंस से अवे जा रही है ना? ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अब धीरे धीरे इनफाइनाइट से फाइनाइट होती जा रही है, फाइन और कम होती जा रही है। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कम होती जा रही है। पोल पे अगर रखेंगे तो उसको वर्चुअल बोलेंगे बेटे, ठीक है?
पोल पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, क्योंकि ये अपन ने बताया है कि ये जब पोल पे रखा है तो इसकी इमेज पोल और फोकस, देखो एग्जैक्टली पोल पे तो रख नहीं सकते, यहाँ पे रखोगे, राइट, यहाँ पे रखोगे तो इसकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, वो रियल इमेज नहीं बनती। आप दोनों ही केसेस में देख देखो क्या है, यहाँ पर अगर रियल ऑब्जेक्ट रखा तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल, और इस केस में ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल, तो इमेज किधर बन रही है, एफ पे रियल है ना। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बन रही है। अच्छा, यहाँ की बात कर रहे हो, देखो यहाँ पर इमेज रियल है लेकिन ऑब्जेक्ट वर्चुअल है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वो कितनी होनी चाहिए बेटे, वो 4f होनी चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फाउंड बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू कितना, 4f। 4f से कम नहीं हो सकता। वो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट -2f पे हो और इमेज +2f पे बन जाए। ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, -2f पर, और इमेज कहाँ पर बन जाए, +2f पर, ये वाले केस। ये बात समझ में आती है बेटे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है हमें। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन real object and its real image formed by a converging lens of focal length f is equal to 4f। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने एक लेंस लिया और एक ऑब्जेक्ट से उसकी इमेज बनवाना चाहते हो, एक ऑब्जेक्ट की इमेज लेंस से बनाना चाहते हैं, लेंस की फोकल लेंथ f है, और उस इमेज को हम किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन करना चाहते हैं। We want to obtain that image on a screen. Now only real images can be obtained on the screen. तो हम चाहते हैं एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बने एक फोकल लेंथ f के लेंस द्वारा। तो हमें ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस हो वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 4f, then only the image of object can be obtained on the screen। ये कंडीशन होनी ही होनी, ठीक है बेटे। अब इस कंडीशन को क्या है, लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखो जनरली कन्वर्जिंग को कॉन्वेक्स बोल देते हैं क्योंकि रेयरर मीडियम ही होता है, जनरली एयर की फोकल लेंथ की बात करते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम लिख रहे हैं कन्वेक्स, लेकिन हमारा वास्तव में मतलब क्या है, कन्वर्जिंग।
तो देखो क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसकी पोजीशन को फिक्स कर देते हैं, एक स्क्रीन लेते हैं, उसकी पोजीशन को भी फिक्स्ड कर दिया जाता है, उनके बीच की डिस्टेंस को कैपिटल डी रख देते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस को क्या रख देते हैं बच्चों, कैपिटल डी। और क्या करते हैं, लेंस को ऑब्जेक्ट से चलाते हैं, लेंस इज मूवेबल, इसको ऑब्जेक्ट से मूव करवाते हैं, और कब तक मूव कराते रहते हैं, जब तक कि ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर नहीं मिल जाती। तो मान लो किसी समय पर जब ऑब्जेक्ट की लेंस से डिस्टेंस हो गई है x, उस समय पर क्या है, हमें उसकी इमेज स्क्रीन पर मिल जाती। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस हो गई f, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस हो गई d माइनस f। एग्जैक्टली 4f भी हो सकता है, बिल्कुल। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, एग्जैक्टली 4f भी हो सकता है। एक बच्चा पूछ रहा सर d 4f नहीं हो सकता क्या, 4f भी हो सकता है, इक्वालिटी आनी चाहिए, सही बोल रहे हो। अब देखो क्या है, अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो v को हम लिख दें कितना, d माइनस एक्स, u को लिख दें कितना, माइनस एक्स, ये बराबर होना चाहिए 1/f के। इसका मतलब हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1/d माइनस एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/f। d माइनस एक्स इंटू एक्स हम एलसीएम ले लें, तो ये x प्लस डी माइनस एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी बेटे, d इंटू एफ इज इक्वल टू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको हम रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इनफैक्ट इसको और यहाँ लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस डी एफ इज इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आएगी, अच्छा अब ध्यान दो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, है ना। ऑब्वियसली हम मान रहे हैं कि कैपिटल डी और f ये दोनों कांस्टेंट है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं हमें, तो वी विल ऑब्टेन टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। प्रोवाइडेड इसका डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। नाउ व्हाट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माइनस डी के बराबर है, -4a is 1 और c is df, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस 4df मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से d कॉमन आया, d माइनस 4f मस्ट बी ग्रेटर देन 0। देखो ये कैपिटल D तो ग्रेटर देन 0 है ही, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, d शुड बी ग्रेटर देन, ध्यान दो अगर d इक्वल टू 4f हुआ तो x की सिर्फ a की वैल्यूज मिलेंगी, मतलब दोनों रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे वो कोइंसाइड कर जाएंगे,
और वो a की वैल्यू कौन सी मिलेगी वो भी मुझे पता है, x इक्वल टू 2f के बराबर होगा, है ना। हम ये कंडीशन मान के चलते हैं, अज्यूमिंग दैट d इज ग्रेटर देन 4f, वो हमने पहले भी लिखा था, ठीक है। अगर d 4f के बराबर है and let x1 and x2 be two values, two solutions of above equation, तो इनका सम ऑफ रूट्स कौन सा हो जाएगा बेटा? व्हाट विल बी द सम ऑफ रूट्स? x1, इसका मतलब क्या है, लेंस की एक और पोजीशन एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए भी इमेज जो है वो वापस स्क्रीन पर बन जाएगी, है ना। I will obtain two values of x. What is x? Distance of object from the screen for which image is obtained on the screen. मान लेते हैं वो दूसरी पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की, let that other position be like this. वो दूसरी पोजीशन कुछ इस तरह की, इस डिस्टेंस को मैं y बोल देता हूं, let me call this distance as y, right? तो बेसिकली इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिल गए मेरे को, एक मिल गया x और दूसरा मिल गया y। x एंड y बाई x1 और x2 की जगह इनको हम क्या लिख देते हैं, x एंड y। लेट x एंड y बी टू सॉल्यूशंस ऑफ अबव इक्वेशन। तो ये सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटे? सम ऑफ रूट्स कितना लिख सकते हैं, x प्लस वाई, ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। तो क्या यहाँ पर वो माइनस बी बाई ए की वैल्यू कैपिटल डी के बराबर आ जाएगी क्या? सम ऑफ रूट्स कितना आया है, कैपिटल डी के बराबर, यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटे, d माइनस एक्स कितना आ रहा है, y किसके बराबर आएगा बेटे, d माइनस एक्स के बराबर। और अगर ये d माइनस एक्स आ गया तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस x हो जाएगी क्या? मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस इंटरचेंज हो गई। पहले वाले डायग्राम में d माइनस एक्स क्या थी, डिस्टेंस ऑफ इमेज थी, लेकिन अब d माइनस एक्स क्या हो गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। दो पोजीशंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस एक्सचेंज आएगी। पहले वाले डायग्राम में x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, बाद वाले डायग्राम में x क्या हो जाएगी, इमेज की डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अगर मैं ये वाला जो सेपरेशन है इसको d नाम दूं, लेट मी कॉल दिस सेपरेशन एज स्मॉल d, तो कैन आई राइट स्मॉल d एज इक्वल टू y माइनस एक्स? क्या स्मॉल d को y माइनस एक्स लिख सकता हूं क्या? तो अगले पेज पे मैं चल रहा हूं, स्मॉल d बराबर हो जाएगा किसके, y माइनस एक्स। वहां पर स्मॉल d क्या है, स्मॉल d इज
displacement of lens between two positions where image of the object is obtained on the screen. Where image of the object is obtained on the screen. ठीक है. अच्छा, ये y minus x is difference of roots. So what I can do is I can write d square as y minus x का whole square. So d square can be written as y plus x का whole square minus 4xy. ऐसा लिख सकते हैं. अब ये सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, कैपिटल डी. तो ये हो जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप देख सकते हो. देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x इंटू वाई होता है. x इंटू वाई को c बाई ए लिख सकते हैं. c कितना है यहाँ पे, df, और a इज 1. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स df के बराबर हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4df. तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, 4df इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर. यानी कि f की क्या वैल्यू आ जाएगी बेटे, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल डी. ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. हाँ, देखो वैसे तो क्या है, हमें अगर x की वैल्यू पता चल जाए, कैपिटल डी पता चल जाए, तो उससे भी फोकल लेंथ पता लगा सकते हैं, है ना. जैसे इस एक्सप्रेशन में देखो, अगर आपको x पता चल जाए, कैपिटल डी पता चल जाए, तो यहां से भी फोकल लेंथ आ जाती है आपके पास. लेकिन बात क्या है, अब कई बार एग्जामिनर जो है वो हमें x की वैल्यू नहीं बताता, सीधे स्मॉल डी की वैल्यू बता देता है ना. इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है. देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पूरा सेटअप एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ लिख देते हैं इन डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ screen is fixed at a distance of 1 meter from a fixed object. If the displacement of lens between two positions where image is formed on screen is 60 centimeters, then find the focal length. लेंस की फोकल लेंथ हमें पता करनी. तो बेटे किस तरह से पता करेंगे फोकल लेंथ,
यहाँ पे हमें दिया गया क्या है, क्या कैपिटल डी दिया गया है, क्या कैपिटल डी क्या होता है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, हाँ तो वो दी गई है, वो 1 मीटर। क्या स्मॉल डी दिया गया है क्या, हाँ बिल्कुल दिया गया है। लेंस की उन दो पोजीशंस के बीच का डिस्प्लेसमेंट जहां पर इमेज स्क्रीन पर बनती है उसी को स्मॉल डी कहते हैं। तो स्मॉल डी हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर या 0.6 मीटर के बराबर। तो बस कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, इससे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप फोकल लेंथ पता लगा सकते हो। कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 0.6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 1। 1 माइनस 0.36 करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 करना है तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.16। सब कुछ मीटर्स में ही चल रहा है तो ये भी मीटर में ही आया है, मतलब 16 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आती है बेटे? टेस्ट में जो हम आज पढ़ेंगे वो पूरा आएगा बेटे, हाँ। आज आज तक जहां तक पढ़ेंगे वो पूरा आएगा, बेसिकली लेंस कंप्लीट आएगा। डी दोनों लेंसेस के बीच का डिस्टेंस है। हाँ, देखो लेंस दो नहीं है, लेंस दो नहीं, लेंस तो एक ही है। एक ही लेंस की जो दो पोजीशन है, एक ही लेंस की जो दो पोजीशन है उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी। ठीक है, अच्छा। अब इसमें देखो क्या है, कुछ बातें ऑब्जर्व कर। सर एफ विल ऑलवेज कम आउट पॉजिटिव थ्रू दिस फॉर्मूला, यस। यस, इस फॉर्मूला से एफ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो मेथड है वो हम सिर्फ कन्वर्जिंग लेंस के लिए ही यूज कर सकते हैं। ध्यान दो, डाइवर्जिंग लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। रियल ऑब्जेक्ट से जब डाइवर्जिंग लेंस पर रेज गिरेंगी तो क्या होगा, वो उन रेज को, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया, तो ये रेज जब इस पर गिरेंगी तो वो क्या करेगा, इन रेज को और डाइवर्ज कर, तो और डाइवर्ज कर देगा तो वो लेंस के आगे तो मिल ही नहीं पाएंगी, वो तो हमेशा लेंस के पीछे ही मिलेंगी। तो एक डाइवर्जिंग लेंस तो रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाएगा, तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए तो हम यूज ही नहीं कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ऐसा भी छोटा ऑब्जेक्ट छोटे क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स टाइप में बोर्ड के में पूछा जा सकता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ फोकल लेंथ को डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पता लगाने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, तो आंसर विल बी नो। ओनली कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ ही पता लगाने के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना। देखो बेटे, जो ये पूरा प्रोसेस जो है डिस्प्लेसमेंट मेथड का वो बड़ा ही सिंपल है। एक बार मैं फिर से इसको समझा देता हूँ। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक स्क्रीन लिया, दोनों को फिक्स कर दिया। ऑब्जेक्ट फिक्स है, स्क्रीन फिक्स है। एक लेंस लिया, लेंस मूवेबल है, लेंस को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच में मूव करते रहते हैं, और मूव करते करते क्या है, उस पोजीशन पे रुक जाते हैं जहां पर इमेज ऑब्जेक्ट की स्क्रीन पर बन जाए। तो मान लेते हैं कि पोजीशन 1 जो आई है, इसको पोजीशन 1 नाम दे देते हैं हम, पोजीशन 1। पोजीशन 1 में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंस से x है, ये टोटल डिस्टेंस हमें कैपिटल D दी हुई है, तो इमेज की डिस्टेंस d माइनस एक्स हो जाएगी। u को -x रखते हैं, v को d माइनस एक्स रखते हैं, तो इस लेंस फॉर्मूले के हिसाब से 1/v, v को लिख दिया d माइनस एक्स, u को लिख दिया -x इक्वल टू 1/f। सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये स्टेप आई, ये स्टेप आई, फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x मिल गई। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x मिलेंगी,
लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 किया तो मेरे पास ये कंडीशन निकल करके आई। ये वही वाली बात है जो हमने पहले कहा था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी इमेज जो है स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर बन पाएगी, है ना। मैंने ये वहीं से आया, ये कंसेप्ट, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यहीं से आ रहा है। कहां से? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर्म बाय कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 4f। ठीक है, तो ये कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज ही तो है, रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस। तो इसको 4f से बड़ा रखेंगे तो क्या होगा, तभी मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर d 4f से बड़ा हो गया, d अगर इक्वल टू 4f हुआ तो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलेगा, x की एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर d 4f से बड़ा हो गया तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी। वो दो वैल्यूज मैंने मान ली x और y है। मतलब क्या है, लेंस की एक और पोजीशन एग्जिस्ट करेगी, ये रही पोजीशन 2, उस पर भी ऑब्जेक्ट की इमेज स्क्रीन पर मिलेगी। मान लेते हैं उस पोजीशन 2 में जो लेंस की डिस्टेंस आ रही है ऑब्जेक्ट से वो y आ रही। तो इसका मतलब क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके दो सॉल्यूशन आए, x और y उसके दो सॉल्यूशन आए। सम ऑफ रूट्स इतना आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना आया। ठीक है, अब देखो सम ऑफ रूट्स क्योंकि कैपिटल डी आ रहा है तो x प्लस वाई की वैल्यू कैपिटल डी है तो y d माइनस एक्स हो जाए। y कितना हो गया, d माइनस एक्स। ये d माइनस एक्स क्या है, ये d माइनस एक्स पहली पोजीशन के लिए इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि पोजीशन 1 में x ऑब्जेक्ट डिस्टेंस थी, d माइनस एक्स इमेज डिस्टेंस थी। लेकिन पोजीशन 2 में क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी और x इमेज डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये मान लिया कि लेंस की दो पोजीशन में गैप स्मॉल d है, तो ये स्मॉल d इज बेसिकली y माइनस एक्स। ये पूरा y है, इसमें से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये स्मॉल d आ जाएगा। तो स्मॉल d को y माइनस एक्स लिख करके और फिर वो क्वाड्रेटिक वाले जो मेथड होते हैं वो लगा करके फोकल लेंथ हमने पता लगा ली। अब इसमें एक बात और है कि लेट एच ओ बी द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तो ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, and h1 and h2 be the heights of images formed on screen in two positions of lens। ठीक है, तो पहले केस में मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसको h1 अपॉन ho लिख सकते हैं। वो बराबर होता है मॉड v बाई मॉड u के। पहले केस में इमेज डिस्टेंस d माइनस एक्स थी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x। सेकंड केस में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन होगा हाइट ऑफ इमेज। अब h2 बन रही है, ऑब्जेक्ट तो अभी भी ho हाइट का है, इसको फिर से मॉड v बाई मॉड u लिखूंगा। अब ये इंटरचेंज हो गई हैं, अब इमेज डिस्टेंस x हो गई है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस d माइनस एक्स हो गई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो तो h1 बाई ho मल्टीप्लाइड बाई h2 बाई ho, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा d माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। यानी कि h1 h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ h1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, अंडर रूट h1 इंटू। ये भी हमको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आती? हाँ बेटे, अब शीट डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी कंक्लूड दिस पॉइंट। ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको? है ना। देखो
फिर से क्वेश्चन बड़े छोटे में पूछा जा सकता है हमसे, है ना। दे कैन रेफर टू दिस डिस्प्लेसमेंट मेथड। मान लो हमसे कहा जाए कि इन डिस्प्लेसमेंट मेथड the two images formed are of heights 9 centimeter and 16 centimeters. Then find the height of object. तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या मिलेगी बच्चों? ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, h1 h2 दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा √9 × 16 यानी √ऑफ 144, दैट इज कितना? 12 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मेंस का शीट निकालो बच्चों, मेंस का शीट डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस शीट ऑफ मेंस। बेटे मेरे ख्याल से अभी अपने पास जो टाइम बचा है वो पूरा शीट डिस्कशन में ही चला जाएगा, ठीक है। यस, आज जो मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल संडे के टेस्ट में आएगा, यहाँ तक आएगा बच्चों, ठीक है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E2 एंड F8। देखो F8 में हमें क्या दिया गया है ना, μ1 μ2 μ3 ऐसा हमें एक लेंस दिया गया है। देखो बाकी लोग भी देख सकते हैं, there is a lens like this,
और यहाँ पर क्या क्या है, μ1, μ2, ये वाला μ3 है, और इधर है μ, और इस तरह का रे डायग्राम बन रहा है, ऐसा रे डायग्राम बन रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, तो ये जो लाइन बनेगी, दिस लाइन विल बी नॉर्मल, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो पहली सरफेस पर अगर आप देख रहे हो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब μ1 और μ3 बराबर होना ही चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल। सेकंड वाले इंटरफेस का मान लो सेंटर यहाँ कहीं पे होता है, तो नॉर्मल लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो ऐसी बनेगी। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, इसको θ1 नाम दे देते हैं, और ये θ2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, रे जो है वो क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई मतलब रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही, यानी कि μ3 जो है इट इज लेस देन μ3 इज लेस देन μ, ऐसा होगा। ये बात समझ में आती है? तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा बेटे, μ1 इक्वल टू μ3 शुड बी लेस देन μ, ठीक है। E2 क्वेश्चन की बात करते हैं। E2 में क्या कहा गया है हमसे, हाँ बेटे एक मिनट देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है E2, पार्ट 1 का E2। E2 के क्या क्या बोल रहे हैं, देयर इज ए स्मॉल ब्लैक डॉट एट द सेंटर C of a solid glass sphere of radius of refractive index mu. When seen from the outside, the dot will appear to be, देखो बेटे, क्योंकि डॉट जो है वो एग्जैक्टली सेंटर पे ही है,
डॉट कहाँ पे है, डॉट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर। तो इसका मतलब क्या है, इससे जितनी भी रेज निकल करके सरफेस पर इंसिडेंट होंगी वो सबकी सब नॉर्मली इंसिडेंट रेज ही होंगी। और नॉर्मली इंसिडेंट रेज का लिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो उनका तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कितना हो जाएगा, 0। तो वो सीधी निकल जाएंगे, वो रेस क्या होगा, वो रेस सीधी ही निकल जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, बाहर से अगर कोई इसको देखता है तो वो डॉट उसको सी पॉइंट पे ही दिखाई देगा, वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ म्यू, चाहे म्यू की कुछ भी वैल्यू रखे। समझ में आया। फिर ये पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का D3। तो पार्ट 1 का D3 में क्या है बेटे, देखो D3 बोल रहे हैं a ray of monochromatic light is incident on a one of the refracting face of a prism of angle of refraction 75 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। इट passes थ्रू द प्रिज्म एंड इज इंसिडेंट ऑन द अदर फेस एट द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हो रही है तो कितने एंगल पे इंसिडेंट हुई बेटे, क्रिटिकल एंगल पर ये इंसिडेंट हुई। तो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो नॉर्मली रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज √2, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट फेस ऑफ द प्रिज्म क्या हो। देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स 1/n के हिसाब से साइन इनवर्स 1/√2 मतलब 45 डिग्री हो जाना चाहिए। अब अगर ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल R2 भी तो है, तो इसका मतलब R1 हो जाएगा A-R2, तो दैट इज कितना बेटे, 30 डिग्री ये एंगल हो जाएगा। यहाँ पर इसका मतलब अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब इधर एंगल को हम I मान लें तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन I इज इक्वल टू √2 इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन I की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू 1/2 मतलब 1/√2। तो I कितना आ जाएगा बेटे, 45 डिग्री के बराबर I की वैल्यू आ जाएगी। और बोलो बेटे, और बोलो भाई, और क्या डाउट्स हैं मेंस की शीट में से। तो आज एग्जैक्ट 7:30 पे क्लास है क्या तुम्हारी। ओके 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 ओके। 7:45 से होता है ना तुम्हारा, कि 7:30 से होता है। प्रीपोन हो गया है। ओके ओके ओके, ठीक है चलो। ओके बेटे, ठीक है तो
ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हमारा वैसे भी थ्योरी पार्ट खत्म हो गया था, और मेंस का जो डाउट है वो बाद में लोग पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो आई थिंक देयर वर मेनी क्वेश्चंस व्हिच वर कॉमन, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। नोट्स अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ठीक है? ओके, बाय।